अब हमने ट्रांसलेटर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, यानी क्या पढ़ा हमने, ट्रांसलेटर, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, उसमें असम्बलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, और इसके से रिलेटेड आपको मैंने असाइनमेंट भी दे दी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। पहले कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में बताया था कि सी कब बनी, किसने बनाई, उसको रिव्यू में दोबारा कर देती हूँ। डेनिस रिची ने बनाई AT&T लेबॉर्ट्रीज़ में, कब बनी, 1972 में। और इससे पहले ये बेस यानी किस लैंग्वेज से ये डिराइव हुई है, किससे बनी हुई है, इससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी, बी लैंग्वेज थी। बी लैंग्वेज किसने बनाई, केन थॉम्पसन ने। कब बनाई, 1969 और या 1970 में। ठीक है, और सी को डेवलप करने के लिए बेस किसने फ्राहम की, ये बी लैंग्वेज थी। ठीक है, और इसके अलावा ये ओरिजिनली डिज़ाइन कब की गई, जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया तो उसके मॉड्यूल्स को लिखने के लिए यूज़ हुई। ठीक है, और इसका पहला जो वर्जन था K&R वर्जन था। उसके अलावा फिर इसको स्टैंडर्डाइज वर्जन किसने बनाया लैंग्वेज को, नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, NC ने, जिसकी वजह से ये क्या बोली जाती है, NCC। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सी लैंग्वेज की मैंने कल आप लोगों को गो थ्रू कराई थी, आज उसके डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है कन्वीनियंट है लैंग्वेज, बहुत ही मतलब कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट क्या है, आसान है। फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें, लिखना आसान है। लो लेवल लैंग्वेज के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसमें इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं होते। रीडेबिलिटी इसकी अच्छी है। उसके अलावा लो, और ये सारा हम कंपेयर करेंगे आज की लैंग्वेज नहीं, यानी 5th जनरेशन लैंग्वेजेस या 4th जनरेशन लैंग्वेजेस के साथ इनका कंपैरिजन नहीं कर रहे, बल्कि ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि सी लैंग्वेज बनी थी, ये मीडियम लेवल लैंग्वेज है, तो इसीलिए इसको लो लेवल लैंग्वेजेस के साथ इसका कंपेयर करेंगे कि प्रोग्रामर कम्प्लेक्स प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज के मुकाबले में इसमें उतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, और इसमें फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, ईज़िली लिखी जा सकती है, आसान है। उसके बाद है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इसका स्ट्रक्चर आसान है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। सी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मेंटेन करना, मॉडिफाई करना, क्योंकि ब्रैकेट्स का यूज़ है, ब्रैकेट्स के अंदर ईज़िली पता चल जाता है कि क्लोजिंग ब्रैकेट, एंडिंग ब्रैकेट, और कौन सा मॉड्यूल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा मॉड्यूल किस मॉड्यूल के अंदर है, और यानी वेल स्ट्रक्चर्ड है। उसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, मेंटेन करना भी आसान है, उसमें मॉडिफाई करना भी आसान है, उसमें चेंज करना भी आसान है। थर्ड पॉइंट जो है वो मशीन इंडिपेंडेंस का है। मशीन इंडिपेंडेंस क्या है, मशीन इंडिपेंडेंस मैंने पहले भी आप लोगों को जैसे बताया था कि मशीन से मुराद यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर है। और एक प्रोग्राम में अगर मैंने इंटेल प्रोसेसर पे लिखा है फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम, और अगर मोटरोला प्रोसेसर पे उसको मैं रन करती हूँ तो वही सेम प्रोग्राम उसमें रन हो जाएगा। आपको उसके लिए सेपरेट से प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मशीन पे डिपेंड नहीं करता। ये नहीं कि मैंने एक मशीन पे, एक कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखा और जबकि दूसरे प्रोसेसर पे उसको चलाया तो नहीं चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेसर पे चलाया तो दूसरे पे भी वो इजीली, दूसरे प्रोसेसर पे भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कन्वीनियंट है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, मशीन इंडिपेंडेंस है। उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है मॉड्यूलैरिटी, यानी मॉड्यूल्स हैं उसमें, मॉड्यूलैरिटी है, मॉड्यूलैरिटी है उसमें। ठीक है, मॉड्यूलरिटी क्या है, सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ मॉडुलर प्रोग्रामिंग, फैसिलिटी ऑफ मॉडुलर प्रोग्राम, यानी मॉड्यूल। मैंने पहले भी जिक्र किया वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज में कि चूँकि इसमें ब्रैकेट्स होती हैं, कंपाइलेशन आसान है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ है। आगे आके आप जब देखेंगे कि लूप्स में भी मैं चलाती हूँ तो उसके लिए भी ब्रैकेट्स की फैसिलिटी है। उसके अंदर मैं अगर फंक्शन बनाती हूँ तो उसके मॉड्यूल्स की भी फैसिलिटी है, फंक्शन को मैं अटैच कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ। उसके जो हायर वर्जन हैं उनमें भी आसान है, यानी उस पर भी मॉड्यूल्स आसान है, यानी मॉड्यूलर इसमें प्रोग्रामिंग ईजिली हो जाती है और कंपाइल करना भी आसान है, और इंडिपेंडेंटली मॉड्यूल उसके रन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक समझ लें, एडवांटेज समझ लें।
या डिसएडवांटेज समझ लें कि केस सेंसिटिविटी है इसमें। केस से मुराद यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की बात हो रही है, यानी अपर केस और लोअर केस। इसमें जो प्रोग्राम में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनको की वर्ड्स बोला जाता है वो केस सेंसिटिव हैं। अगर आपने लिखा है प्रिंट एफ कैपिटल पी के साथ और एक आपने लिखा है प्रिंट एफ स्मॉल पी के साथ, यानी ऑल स्मॉल लेटर्स हैं, उसमें वो पहला कैपिटल है, तो दोनों में फ़र्क है। ठीक है, यानी वो उसके लिए कैपिटल प्रिंट जो है वो अननोन है, जबकि स्मॉल प्रिंट जो है वो उसका जाना पहचाना है। उसके लिए अपर प्रिंट एफ लिखे हुए दोनों प्रिंट एफ है, लेकिन उसमें कोई भी एक लेटर अपर में आ गया है तो वो केस वो उसको डिफरेंट वर्ड लेगा, वो उसको सेम वर्ड कंसीडर नहीं करेगा। इसमें जितने भी लफ्ज़ लिखे जाते हैं वो चाहे की वर्ड हों, वो अमूमन अपर केस में नहीं लिखे जाते, बल्कि किस में लिखे जाते हैं, लोअर केस में लिखे जाते हैं। और केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि अपर केस और लोअर केस के वर्ड्स के दरमियान वो डिफरेंस करता है, वो उस एक अपर केस वर्ड को और लोअर केस वर्ड को डिफरेंट समझता है। जबकि और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें केस सेंसिटिव नहीं होता, आप स्मॉल में लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, वो केस सेंसिटिव नहीं होती, लेकिन ये केस सेंसिटिव है क्योंकि ये शुरू की लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, इसीलिए केस सेंसिटिविटी का इसमें फीचर मौजूद है। उसके बाद है 6 हार्डवेयर कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल से मुराद ये है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये हार्डवेयर के प्रोग्राम, चूँकि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल लिखने के लिए कहाँ यूज़ होती थी, यानी इसमें एबिलिटी है कि हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकती है, हार्डवेयर के कंपोनेंट को कंट्रोल कर सकती है। इसके ये मीडियम लेवल लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ड्राइवर लिखने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो लिखने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो इसीलिए ये हार्डवेयर कंट्रोल करने की एबिलिटी इसमें मौजूद होती है। ऑब्वियसली जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल लिखने के लिए यूज़ होती है उस लैंग्वेज में इतनी पावर है कि वो हार्डवेयर के पार्ट्स को कंट्रोल कर सके, जैसे प्रिंटिंग के मॉड्यूल्स होते हैं और इस तरह के। ठीक है, उसके बाद 7 है इसका पॉइंट, स्मॉल लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, स्मॉल है, छोटी सी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इसमें कीवर्ड्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स नहीं हैं। उसके अलावा मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स और बहुत ज़्यादा मॉड्यूल, क्योंकि इसमें अगर हम सिंपल सी की बात करें तो उसमें ऊप के भी कंसेप्ट मौजूद नहीं है, यानी वो ऊप में भी अवेलेबल नहीं है, उसमें ऊप भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी नहीं होती, तो उसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बनाना इस तरह के मॉड्यूल्स हैं ही नहीं शुरू में। तो स्मॉल लैंग्वेज है, कम है, सिर्फ इसमें फंक्शंस या प्रोसीजर्स वगैरह आप बना सकते हो और उसके अलावा लूप्स यूज़ कर सकते हो प्रोग्रामिंग, लेकिन पावरफुल है बहुत ज़्यादा। ये नहीं कह सकते कि इसमें कंट्रोल कम है, प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स कम है, या इसमें कीवर्ड्स कम है, या इसमें प्रोग्रामिंग एबिलिटी कम है। प्रोग्रामिंग एबिलिटी इसमें कम नहीं है, पावर इसमें कम नहीं है। या बड़े अच्छे प्रोग्राम लिखने के लिए, यानी सिस्टम, वही बात है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तक लिखने के लिए ये यूज़ होती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है। उसके बाद है फास्ट कोड जनरेशन। कोड जनरेशन इसकी फास्ट है, यानी कोड एग्जीक्यूशन जो है ये एफिशिएंटली करती है और कम टाइम लेती है एग्जीक्यूट करने में, चूँकि वो पहले ऑब्जेक्ट कोड की एक फ़ाइल बना चुकी होती है। एक दफ़ा आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया, दूसरी दफ़ा उसको वो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एरर फ्री प्रोग्राम को वो कोड मतलब उसके ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देती है। जब हम उसको मतलब रन करने की ऑप्शन देंगे, वो डायरेक्ट वही कोड की फ़ाइल उठाएगी और उसको एग्जीक्यूट करके आपको शो करा देगी। यानी हर दफ़ा इसका जो मतलब कंपाइलर होता है, इसका इंटरप्रेटर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसका कंपाइलर होता है, और कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से इसकी कोड जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, और इसके लिए कंपाइलर कौन सा यूज़ होता है, इसके लिए कंपाइलर यूज़ होता है C++। कौन सा, टर्बो का, टर्बो C++। टर्बो C++ का थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। टर्बो C++ कंपाइलर, द कंपाइलर यूज फॉर C लैंग्वेज इज कॉल्ड टर्बो C++। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, टर्बो C++ आएगा। मैं इसको टर्बो C++ कर देती हूँ, यानी इसके कंपाइलर का नाम क्या है, टर्बो C++।
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद किसने बनाया ये कंपाइलर? ये कंपाइलर बनाया बोरलैंड ने इसको बनाया। और बोरलैंड ने इसको बनाया। और क्या कहलाया जाता है? टर्बो सी